हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल, रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और उनका एक सब्जेक्ट जिसको आप बुक भी कह सकते हो वो है यूपीटी, जिसकी फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। इसकी ऑलरेडी मतलब जो यूपीटी की बुक है इसकी ऑलरेडी मैं फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट पूरी कंप्लीट कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रहेगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड। जो है आपका यूनिट थर्ड का नाम है राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा, उदारवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद और रूढ़िवाद। तो इन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे वीडियो में। और ये वाली जो वीडियो है ये यूनिट थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें हम बेस के बारे में जानेंगे। ठीक है, बेस के साथ साथ हम कुछ एक पॉइंट जो है आपकी बुक का वो भी स्टार्ट कर देंगे। मतलब इसमें बेस भी और आपका जो मेन चैप्टर है वो भी इसके अंदर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिट थर्ड का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हम इन सब के बारे में जानेंगे, मतलब बेस के बारे में और जो अपनी चैप्टर की स्टार्टिंग है उसके बारे में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस देखो, इसमें बोला गया राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा, उदारवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद और रूढ़िवाद। तो जितने भी मैंने जो चार नाम बोले ना, ये राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा है। उदारवाद है, मार्क्सवाद है, अराजकतावाद है और रूढ़िवाद है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा क्या है, और इससे पहले हमें बेस जानना पड़ेगा कि यह शुरुआत कहाँ से होती है। तो देखो, राजनीतिक क्षेत्र के वर्तमान स्वरूप को, मतलब राजनीति पॉलिटिक्स का जो जोन है, ठीक है, उसका जो प्रेजेंट में मतलब अगर हमें उसे समझना है तो उसके समझने के लिए आधुनिक समय के चार राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन अनिवार्य है। अगर हमें आज पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ठीक है, अगर उसके बारे में जानना है तो हमें चार राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, और चार राजनीतिक सिद्धांत जो आपकी यूनिट थर्ड का नाम है वही है। ठीक है, उदारवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद और रूढ़िवाद। तो इन आधुनिक सिद्धांतों का उद्भव, मतलब ये जो है चारों के चारों जो भी राजनीतिक सिद्धांत है इनका जो उद्भव है, मतलब निर्माण 18वीं सदी के शुरुआत से होता है। मतलब लोगों ने उदारवाद का नाम कब जाना, मार्क्सवाद को कब पहचाना, अराजकतावाद को कब पहचाना और रूढ़िवाद की पहचान कब की। तो इन सब की शुरुआत ना 18वीं सदी या 17वीं सदी की जो अंतिम वर्ष है वो कह सकते हो। मतलब अंतिम साल जो होते हैं ना 17वीं सदी के, जैसे कि लास्ट ईयर्स उसमें, या फिर 18वीं सदी की शुरुआत में जो है आधुनिक सिद्धांतों का उद्भव होना शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत सबसे पहले उदारवादी सिद्धांतों से देखी जा सकती है। सबसे पहले देखो, चार राजनीतिक सिद्धांत है, उसमें सबसे पहले माना जाता है उदारवाद को, सबसे पहले इसकी पहचान की गई थी। इसमें उदारवाद के साथ साथ अराजकतावाद भी शामिल है और रूढ़िवाद को भी शामिल किया गया। और विरोधाभास, मतलब जो विरोध करते हैं, उसमें मार्क्सवादी सिद्धांतों का उदय होता है। ठीक है, समर्थन में 3 आ गए और विरोधाभास में 1 मार्क्सवाद आ गए। ठीक है, अब देखो राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा। राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर राजनीतिक सिद्धांत के बारे में या राजनीतिक क्षेत्र जैसे पॉलिटिक्स के अंदर क्या चल रहा है अभी वर्तमान में, ठीक है, प्रधानमंत्री के कार्य, राष्ट्रपति के कार्य, किसी प्रकार की पॉलिटिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उसमें हमारे को चार राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन करना पड़ता है, जो मैंने आपको बताया चैप्टर का नाम ही है वो। ठीक है, और वही राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा भी है। ठीक है, इस परंपरा के थ्रू हम राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं। पहला है उदारवाद, जिसको सबसे पहले महसूस किया गया था। दूसरा है मार्क्सवाद, जिसको विरोधाभास के रूप में भी देखा जाता है। और तीसरा है अराजकतावाद, जो उदारवाद के साथ ही होता है। और चौथा है अपना रूढ़िवाद। तो ये चार राजनीतिक सिद्धांत की क्या है, परंपरा है। अगर राजनीतिक क्षेत्र का हमें वर्तमान रूप को समझना है तो उसके लिए इन परंपराओं का होना ज़रूरी है, या इन परंपराओं को समझना ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहला जो इसमें आता है ये अपना बेस था। ठीक है, यहाँ तक बेस ख़त्म। अब इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वो है, पहला पॉइंट है इसका उदारवाद। तो उदारवाद के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम कलेक्ट करेंगे। देन मार्क्सवाद पे चलेंगे, देन अराजकतावाद, देन रूढ़िवाद, देन उसके बाद अपनी यूनिट थर्ड फिनिश। ठीक है, इसके बाद अपनी 2 यूनिट और बची है, फिर उसके बाद ये वाली जो बुक है वो पूरी टोटली फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर भी चलेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट है अपना उदारवाद। उदारवाद को हम सिंपल वर्ड में इसमें जानेंगे। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के शब्द लिबरलिज्म, जिसे हिंदी भाषा में क्या बोला जाता है, उदारवाद के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं लिबरलिज्म,
और हिंदी में इसका नाम है उदारवाद, जो टॉपिक ही है। इसकी उत्पत्ति मतलब लिबरलिज्म जो वर्ड है वो कहाँ से आया था? लैटिन भाषा के शब्द लिबरम भी बोल सकते हो या फिर लीबर भी बोल सकते हो से हुई है। लैटिन भाषा का जो वर्ड है ना उसको बोलते हैं लीबर, और उसी से अंग्रेजी भाषा में उसको लिबरलिज्म बोला गया और हिंदी भाषा में जाकर इसका नाम उदारवाद रख दिया गया। अब लीबर का देखो, लीबर का शाब्दिक अर्थ होता है स्वतंत्र मानव वर्ग से है। मतलब उदारवाद जो है ना लैटिन भाषा में इसे क्या बोला जाता है? लीबर, ठीक है। और लीबर को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो वो होता है लिबरलिज्म, और अगर वही चीज़ अगर हम हिंदी में बोल देंगे तो उदारवाद, ठीक है। क्योंकि उदारवाद का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले लैटिन भाषा से निकल कर आता है जिसको बोलते हैं लीबर, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है लिबरलिज्म, फिर हिंदी में जाकर इसको कन्वर्ट कर दिया तो उसका बन गया उदारवाद। अब देखो लीबर, उदारवाद या लिबरलिज्म का रियल एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो देखो। लीबर का शाब्दिक अर्थ मतलब इस शब्द का अर्थ स्वतंत्र मानव वर्ग से है, मतलब जिसमें मनुष्य तो होंगे और मनुष्य का वर्ग मतलब बहुत सारे लोग हैं और वो पूरे के पूरे क्या स्वतंत्र है, मतलब आज़ाद है, उनको फ्रीडम मिल चुकी है। लीबर से पता लगता है लिबर्टी, ठीक है। मतलब उदारवाद का सीधा मतलब ये होता है कि अगर कोई मनुष्य गुलाम है तो वो उदारवाद का मतलब उदारवाद उसके अंदर नहीं है। लेकिन अगर वही वर्ग आज़ाद हो जाता है, किसी भी तरीके से आज़ाद हो गया, उसको फ्रीडम है, लिबर्टी मिल रखी है कि वो कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो काम नहीं करेगा जिससे दूसरों को हानि हो, ठीक है। जैसे मान के चलो उसको कुछ भी करने की आज़ादी है तो ये मतलब नहीं है कि वो किसी को भी जान से मार दे, ठीक है। लेकिन इसमें लीवर का मतलब ये होगा कि स्वतंत्र मानव वर्ग से। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि भारत 1947 से पहले गुलाम था ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड का, लेकिन 1947 में क्या हुआ? आज़ाद हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया और भारत को आज़ादी भी मिल गई और पाकिस्तान और मतलब भारत का बंटवारा भी हो गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ? हमें आज़ादी मिल गई, फिर हमने अपने तरीके से क्या करा? शासन शुरू करा। हमें आज़ादी है कि हम अपनी सोच समझ से अपना शासन चला सकते हैं, देश को चला सकते हैं, ठीक है, और अपने देश में कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी को हानि पहुंचाए। तो ये क्या? आज़ादी। तो इसी को ना हम बोल सकते हैं उदारवाद। उदारवाद किसके बराबर होता है? आज़ाद के बराबर, मतलब आज़ादी के बराबर होता है। तो आज़ादी या फिर उदारवाद दोनों का मतलब एक है, ठीक है। लेकिन एक मानव की आज़ादी की बात नहीं कर रहे हम, बहुत सारे लोगों की आज़ादी की बात कर रहे हैं। मानव वर्ग मतलब बहुत सारे लोग होने चाहिए और वो आज़ाद होंगे तभी वो क्या कहलाएगा? लिबरलिज्म या फिर उदारवाद। तो ये था उदारवाद का मतलब। अब इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं। उदारवादी विचारधारा एक ऐसे समाज को मतलब उदारवाद की जो विचारधारा है, जो भी उदारवाद को पालन करते हैं वाले लोग क्या कहलाते हैं? विचारधारा, उदारवादी विचारधारा के लोग होते हैं। एक ऐसे समाज को गढ़ने का मतलब बनाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्तिवाद के मूल्य के साथ प्रतिबद्धताओं के अलावा समाज में लोगों के हितों और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने का अवसर प्रदान किया जाता है। सिंपल सी बात है, उदारवादी विचारधारा वो होती है इसमें समाज को ऐसा बनाने की कोशिश की जाती है कि हर एक व्यक्ति को अपने भले के बारे में सोचने का और उसकी जो भी इच्छा है, जो उसके लिए ज़रूरी है, महत्वाकांक्षा, उसको पूरा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। तभी वो क्या कहलाएगा? उदारवाद। क्योंकि वो क्या होता है? आज़ाद होता है। उदारवाद का मतलब आज़ादी, ठीक है, और उसको अवसर भी मिलना चाहिए कुछ भी कार्य करने का, या समाज में लोगों के हितों और महत्वाकांक्षा जो भी उसकी इच्छा है ना उसको पूरा करने का अवसर मिलना चाहिए, तो ये उदारवाद होगा। ये वे राजनीतिक दर्शन है, ये एक प्रकार का क्या है? राजनीतिक दर्शन है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करता है, मतलब हर एक व्यक्ति की आज़ादी को अप्रिशिएट करता है, मतलब उसका साथ देता है, जिसके कारण इसे व्यक्तिवाद के नाम से भी जाना जाता है। हर व्यक्ति की इसमें सोची जाती है, ग्रुप के साथ साथ ग्रुप के अंदर जितने भी व्यक्ति हैं ना उन सबको आज़ादी मिली है या नहीं मिली, ठीक है, वो अपने उसको अवसर दिया जा रहा है उसके भले के लिए या उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसको अवसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हर किसी चीज़ की उसे आज़ादी होनी चाहिए बिना किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाए। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी ये क्या करता है? समर्थन करता है, जिसके कारण इसका दूसरा नाम पड़ गया उदारवाद का दूसरा नाम क्या पड़ गया? व्यक्तिवाद, ठीक है। अब देखो उदारवाद में राज्य की भूमिका कैसी होती है, वो सिंपल सा पॉइंट है, इसको आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो, थोड़ा बहुत टफ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। देखो उदारवाद कानून व्यवस्था को बनाने के लिए राज्य की संरचना मतलब स्ट्रक्चर और सामाजिक संविदा के सिद्धांतों को तय करता है। कानून की व्यवस्था अगर बना के रखनी है, उदारवाद क्या करता है? कानून की व्यवस्था को बनाने के लिए राज्य की संरचना को तय करता है और दूसरा
सामाजिक संविदा के सिद्धांतों को, ठीक है, समाज के अंदर कैसे कायदे कानून होंगे उसके सिद्धांतों को भी तय करता है, अच्छे नियम कायदे कानून को तय करता है। इसकी शुरुआत आधुनिक समय में होब्स ने और लोक के विचारों से हुई थी, ठीक है। ये जो बातें हमने पढ़ी राज्य की भूमिका के बारे में कि राज्य की क्या भूमिका होती है, तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये सब किया जाता है, राज्य की संरचना और सामाजिक संविदा के सिद्धांतों को तय किया जाता है। और ये बात ना किसने शुरू की थी, होब्स और लोक के विचार थे जो हमने ऊपर पढ़े थे भी। सामाजिक संविदा के सिद्धांतों में समाज से राजनीतिक सत्ता का निर्माण होता है, मतलब कोई ना कोई गद्दी पर बैठेगा और राज करेगा। जैसे प्रधानमंत्री अपने भारत में क्या करते हैं, प्रधानमंत्री सबसे सर्वोच्च पद पे होता है और वह राष्ट्रपति की शक्ति का भी प्रयोग करता है, जिसमें राज्य केवल तटस्थ भूमिका का निर्वहन करता है। इसमें सरकार का उदय सहयोग मतलब साथ और शासितों की सहमति से होता है, जो भी राज कर रहे हैं उनकी सहमति से होगा। राज्य की इस भूमिका पर थॉमस पेन ने राज्य को आवश्यक बुराई की संज्ञा दी है, ठीक है। तो उदारवाद में ना राज्य की भूमिका इस प्रकार है। होब्स और लोक के बारे में बताना है, इसमें थॉमस पेन ने राज्य को क्या बताया, आवश्यक बुराई की संज्ञा भी दी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना उदारवाद के बारे में। भी उदारवाद का अपना जो कॉन्सेप्ट है और भी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, मतलब पार्ट 2 में जानेंगे, यूनिट 3 का होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। हमने आज की वीडियो में पढ़ा कि जो भी अपना यूनिट 3 है उसके पार्ट 1 में हमने ये पढ़ा आज कि बेस क्या है इस चैप्टर का, और साथ ही साथ उदारवाद का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने थोड़ा बहुत, जैसे कि उदारवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है और ये कहाँ से निकल कर आया है, और साथ ही साथ इसकी परिभाषा और उदारवाद में राज्य की भूमिका कैसी होती है उसके बारे में हमने जाना। और उदारवाद को व्यक्तिवाद के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे ध्यान देता है इसलिए, ठीक है। राज्य की भूमिका हमने जानी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में भी अभी और उदारवाद के प्रकार और भी बहुत कुछ जानेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप गाइज आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।